दूसरा हमारे पास हार्ट फैक्टर कौन सा है? चलिए सोशल इफेक्टिवनेस ले लेते हैं, हालांकि ये थर्ड फैक्टर है। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास? हार्ट फैक्टर। अब हमारे पास कौन सा है? गर्ट्स फैक्टर आएगा। गर्ट्स फैक्टर बताइए। नहीं, ये तो फैक्टर्स में क्वालिटीज बता रहे हैं आपसे। हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? 4 फैक्टर्स आर देयर। ध्यान से सुनेंगे इसमें। सोशल इफेक्टिवनेस हमने पहले लिख दिया है, तो ये पहले ही आपका गट्स आपने लिख दिया क्योंकि आप इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अब हम मान के चल रहे हैं इसमें आपके हार्ट फैक्टर को, और ये आपका सोशल एडॉप्टेबिलिटी, और चौथा हमारा क्या हो गया? लिम्स फैक्टर। लिम्स में क्या हो गया हमारा? लिम्स हमारा डायनेमिक ड्राइव आ जाता है, डायनामिज्म। कुछ लोगों को पहले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ पहले कि सारे क्वालिटीज़ कंपोनेंट जनरेट कैसे होते हैं। ये किसी भी गाड़ी के 4 व्हील्स है, और कोई गाड़ी बिना 4 व्हील्स के चल नहीं सकती। एक गाड़ी पंचर हो जाए तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ फैक्टर है, वो क्वालिटीज़ फैक्टर 4 डिफरेंट फैक्टर्स पर चल रही है। पूरी क्वालिटीज़ कितनी होती है? 15 क्वालिटीज़ होती है। 15 क्वालिटीज़ कितने व्हील्स पर है? 4 व्हील्स पर है। इन व्हील्स का नाम क्या है? दिमाग का व्हील्स है, हार्ट का व्हील्स है, गट्स का व्हील है और लिम्स का व्हील है। ठीक है, तो दिमाग के जो व्हील्स हैं वो अपनी क्वालिटी रखते हैं, गट्स वाले अपने पास गट्स क्वालिटी अपने पास है, हार्ट क्वालिटीज़ अपने पास है, लिम्स क्वालिटीज़ अपने पास है। अब मैं एक ही क्वालिटी सिर्फ बताऊंगा, ज़्यादा बताने से कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, है ना। 15 क्वालिटीज़ की बात है ना। तो हम अगर ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग की बात करें तो उसमें पावर ऑफ एक्सप्रेशन एक क्वालिटी ले लेते हैं, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, और रीजनिंग एबिलिटी भी ले लेते हैं, एंड रीजनिंग एबिलिटी। अगर मैं गर्ड्स के बात करूं तो इसमें इनिशिएटिव आ गया। इनिशिएटिव मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना, किसी भी चैलेंज को सबसे पहले रेसिप्रोकेट करना, समझना और बोलना, इसमें इनिशिएटिव। और इनिशिएटिव के साथ और कौन सी क्वालिटी जुड़ती है? इनिशिएटिव अगर है और इफेक्टिव है तो सबसे पहले इन्फ्लुएंशियल तो होगी। मान लेते हैं अगर आप गुड इनिशिएटर है तो वो जनरली इन्फ्लुएंशियल होता है, यानी पावर टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, इन्फ्लुएंस द ग्रुप। सोशल एडॉप्टेबिलिटी जो होता है उसमें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा फैक्टर सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और डायनामिज्म में ब्रेव, करेज एंड स्टैमिना जैसी चीज़ें आती हैं। ये सब फैक्टर्स को मिलाकर आपके क्वालिटी कंपोनेंट बनते हैं। और मैंने आपको बताया कि आपके स्ट्रेंथ में कभी भी ये क्वालिटीज़ जियो पैराडाइज नहीं होना चाहिए। अगर आपने कहा कि सर आई वांट टू बी मोर कॉन्फिडेंट, तो यानी कि आपने अपने कॉन्फिडेंस को ही पैरालाइज कर दिया। कॉन्फिडेंस आपका जो है गर्ड्स फैक्टर में आ जाता है, इनिशिएटिव और ये कॉन्फिडेंस। किसी भी लेवल पर अपने किसी भी क्वालिटीज़ के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है। आप कहेंगे सर नेगेटिव नहीं बोलना, अगर नहीं है तो क्या? तो पहली बात तो ऐसे भी सिलेक्शन नहीं होगा, और आप जो है अपने इंटरव्यू ऑफिसर को जो है कुछ तो काम करने दीजिए कि वो एसेस कर ले। आप ही उसको कह रहे हैं सर ले लो मेरी नेगेटिव चीज़ें और बता दो होगा कि नहीं होगा। अरे क्यों बोल रहे हो उसको, है ना। एक्चुअली दीज आर द क्वालिटीज़ ऑन विच यू आर नॉट गोइंग टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ऐसा उम्मीद है कि आपको इसको नहीं करना है। अब यहाँ पर कहें कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसके ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज़ किसी को भी नहीं करना। अगर मान लीजिए कि कम है ऐसे, और कम होने के बाद आप सोच रहे हैं कि शायद ये मेरे ऊपर पिटी हो जाए, थोड़ा मर्सीफुल हो जाए, पास कर दे, तो कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है जिसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता? तो लिखेंगे इसमें एसेंशियल क्वालिटीज़, हेडिंग बना लीजिए, एसेंशियल क्वालिटीज़। एसेंशियल क्वालिटीज़ में सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट। एसेंशियल क्वालिटीज़ में सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। और दूसरा क्वालिटीज़ है आपका लाइवलीनेस। आपका लाइवलीनेस, अगेन इट इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़। अच्छा, लाइवलीनेस से कौन कौन सी क्वालिटी डिस्प्ले होती है? सबसे पहले होती है यू हैव द पोटेंशियल टू वर्क अंडर प्रेशर। अच्छा, मान लीजिए कोई आदमी बिल्कुल एकदम परेशान होकर बात कर रहा है, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ? सर आई कैन वर्क इन द प्रेशर।
कैसे कर रहा है, तुम तो खुद ही बोल नहीं रहा है इसमें। तो सबसे पहले लाइवलीनेस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। क्यों भाई लाइवलीनेस क्यों ज़रूरी है? हम यहाँ पर कौन से एग्जामिनेशन के लिए हैं? आर्म फोर्सेस के लिए है। आर्म फोर्सेस के एग्जामिनेशन में लाइवलीनेस की रोल ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि एक्चुअली इट इज़ अ वेरी प्रेशरस टाइप ऑफ वर्क। द जॉब स्टाइल इज़ वेरी प्रेशरस, और प्रेशर में आपके पास रॉन्ग डिसीजन होगा तो यू कैन हिट और शूट एनीवन, लाइफ ले सकते हैं और किसी की जान जा भी सकती है। तो ऐसे समय में आपको प्रेशर में रहने वाली अगर हैबिट है तो यू कैन नॉट एग्जीक्यूट योर बेस्ट। तो हमेशा ध्यान रखना है, यू विल हैव टू रिमेन कूल एंड काम। नहीं भी रहें तो कम से कम प्रेशरस तो नहीं दिखना चाहिए। इज़ इट क्लियर? तो सबसे पहले हमने स्ट्रेंथ में क्या सीखा कि स्ट्रेंथ में हमारे पास जितने भी क्वालिटीज़ हैं उन क्वालिटीज़ के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। लेकिन इसका मतलब तो नहीं है कि वी आर गॉड, हम भगवान तो है नहीं कि हमारे पास कोई वीकनेस ही करके ना हो। वीकनेस तो होगा ना हमारे पास, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो वीकनेस होगा वो होगा रीजनेबल। स्ट्रेंथ तो क्लियर हो गया आपको? स्ट्रेंथ क्लियर है कि हमारे पास जो 15 डोमेन है वो डोमेन हमें हैम्पर नहीं करना। कुछ बात है जिसको हम कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने कहा ये इस डोमेन को अभी टच नहीं करना। 15 क्वालिटीज़ में जो भी लिखा आपने, इनको हमें, जैसे आप कहें आई एम पुअर एट ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग, तो क्यों कह रहे हो भाई? ये क्वालिटी तो ज़रूरी क्वालिटी है ना, 15 एसेंशियल क्वालिटीज़ हैं, तो डू नॉट पुट एनी क्वेश्चन मार्क इन दैट। लेकिन एज आई हैव ऑलरेडी सेड दैट वी आर नॉट गॉड, और हम जो है बिना नेगेटिव के पॉजिटिव सिर्फ बन नहीं सकते। तो वीकनेसेस तो हमें चाहिए ही चाहिए ना। तो हमें ये वीकनेस वो चाहिए, ध्यान रखिएगा, जो हमारे लिए एक छोटा सा हर्डल है और वी कैन जस्ट इम्प्रूव इट बाय रेगुलर प्रैक्टिस। क्वालिटीज़ आर रियल ट्रेट्स, ये हमारा नेचर एंड सिग्नेचर नेवर चेंज वाला है बात। ये स्ट्रेंथ हमारा नेचर एंड सिग्नेचर वाला है सिर्फ, ये क्वालिटीज़ जिसको मैं कह रहा हूँ ये सुधरता नहीं है इतनी आसानी से। लेकिन व्हेन वी से हर्डल्स, बाधाएं, तो वीकनेसेस में हमें सिर्फ बाधा डालनी है जो कि सुधर जाए। कौन कौन सी बाधा होती है? जनरली हमारे पास सबसे ज़्यादा एक बाधा होती है जो स्टूडेंट्स में रहती है, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल या स्पोकन इंग्लिश। अब मान लेते हैं कि दोनों ही हमारी प्रॉब्लम है और दोनों में से मुझे एक को बोलना है, तो मैं थोड़ा सा इसको एलोबरेट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। What is the main difference between communication skill and spoken English? सर आई एम वीक एट स्पोकन इंग्लिश, ये बोलना चाहिए कि आई एम वीक एट कम्युनिकेशन स्किल, ये बोलना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि आई एम वीक एट कम्युनिकेशन स्किल, तो यानी कि अंग्रेजी बोल पा रहे हैं लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाते। लीडरशिप डोमेन का प्रॉब्लम है ये। कम्युनिकेशन लीडरशिप डोमेन को इन्फ्लुएंस करता है ये। क्यों? बोल तो पा रहे हैं लेकिन कनेक्टिविटी नहीं बना पा रहे। तो ज़्यादा बढ़िया है, यू हैव टू से दैट माई स्पोकन इंग्लिश इज़ वीक। और इसको हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि सर what I feel, what personally I realize, I have less vocabulary, my vocabulary section is weak, so that I am not so effective while speaking. आप बोल सकते हैं सर, मैं बोलने के समय ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, बोल तो लेता हूँ बट आई एम नॉट सो इफेक्टिव। वाई सो? बिकॉज योर वॉकेबुलरी इज़ नॉट गुड। अच्छा एक बात बताइए, वॉकेबुलरी को याद करने में कितना दिन लगेगा? 1 महीना 2 महीना, है कि नहीं? सही बात। लेकिन कम्युनिकेशन तो एक क्वालिटी है, अंग्रेज़ी तो बोल पा रहे लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, इसको दूर करने में तो लंबा समय लग जाएगा। आपके स्कूल डेज़ के टीचर याद करिए, इंग्लिश का टीचर इंग्लिश की क्लास में खूब अच्छी अंग्रेज़ी बोलता है लेकिन स्टेज पे जाकर कोई दूसरा ही टीचर नरेट कर रहा होता है। याद है आप लोगों को? कभी इंग्लिश का टीचर नहीं बोलता। क्यों भाई? क्योंकि इंग्लिश का टीचर सिर्फ लैंग्वेज पर कमांड है, ही इज़ नॉट ए कम्युनिकेटर। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, कम्युनिकेशन जो है एक आपका स्किल है, क्वालिटी है, और स्पोकन इंग्लिश जिसको आराम से आप सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही बोल सकते हैं आप, इसमें दोनों ही सुधर जाएगी आपकी, लेकिन आपको स्पोकन इंग्लिश और वीक एट वॉकेबुलरी पार्ट को एम्फसाइज करना चाहिए। एम आई क्लियर और नॉट? ठीक है। तो हमने जो है वीकनेस के बारे में एक बात कर लिया इसमें। दूसरा हम यहाँ पर कुछ और बात कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसी हैबिट्स है जो कि आप उसको दूर करना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग, जैसे यहाँ पर भी कुछ लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। सपोज यू आर हेल्दी, थोड़ा सा हेल्दी हैं, तो आप कह सकते हैं सर आई एम फूडी, आई यूज़ टू ईट जंक फूड्स। ये एक बड़ी बुरी आदत है भाई, जंक फूड खाना चाहिए क्या? बट आई वॉन्ट टू अवॉइड इट। क्लियर? कुछ लोग थोड़े ज़्यादा पतले दुबले हो जाते हैं, तो क्या कहते हैं इसमें? सर आई वॉन्ट टू पुट मोर मसल्स ऑन माई बाइसेप्स और शोल्डर्स। ये दोनों ही चीज़ें ऐसी है जिसको आप रेगुलर प्रैक्टिस से दूर कर लेते। कभी कभी क्या होता है ना, स्टार्टिंग जैसे अभी 12th से बच्चा जब कॉलेज में जा रहा होता है ना, खूब खाता है, एकदम 10-10 रोटी खाता है, मोटा ही नहीं होता। और एक एज के बाद जो है खाना स्टार्ट करे नहीं, 2 ही रोटी खाए तो मोटा हो जाए। तो एक प्रॉब्लम होती है, इसमें आपको परेशान नहीं होना है। इट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। आप कह सकते हैं कि ज़्यादा खा रहे हैं, मोटे हैं तो ज़्यादा खा रहे हैं, फूडी हैं आप उसको कम करना चाहते हैं, यानी कि फूड हैबिट के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो फूडी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं आपको?
आप कह सकते हैं कि मैं अपने फूड हैबिट्स को चेंज करना चाहता हूँ। पतले हैं तो क्या करना चाहिए? आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई हेल्थ, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई मसल्स एंड माई बाइसेप्स और शोल्डर्स, जो भी है। नेक्स्ट मैं क्या करना चाहता हूँ? नेक्स्ट मान लीजिए आप यू यूज़ टू स्पेंड मोर टाइम ऑन योर स्टडीज़, तो आपके पास एक हॉबीज़ का पार्ट होता है आपके फिजिकल फिटनेस को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू पुट माई स्टेमिना, आई वॉन्ट टू इंक्रीज़ माई स्टेमिना, आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन रनिंग, और मैं रनिंग करना चाहता हूँ। एक एज में हमें लगता है कि मुझे स्टेमिना बढ़ाना है, रनिंग करना है इसमें, लेकिन ये हम जब शुरू करें तब से शुरू हो सकता है, इसके लिए कोई परेशानी की बात है नहीं। तो यहाँ पर जो हम ऐसी बात करें जो कि हम आसानी से शुरू कर सकते हैं, इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। लास्टली आई वुड लाइक टू कोट, जनरली व्हेन वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो हमें एक रियलाइजेशन होता है कि माई करंट अफेयर्स इज़ समहाउ वीक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई करंट अफेयर्स। क्लियर? तो ये ऐसे सेक्शंस हैं जो आपकी क्वालिटीज़ को हैम्पर नहीं करते, और इसलिए आपको ये सारे सेक्शंस को लिखना चाहिए। रेदर यू शुड राइट क्वालिटीज़ इन द वीकनेसेस, यू शुड राइट ओनली द मार्जिनल पार्ट, दैट मैं फूडी ज़्यादा हूँ उसको ठीक करना चाहता हूँ, मैं मोर मसल्स पुट करना चाहता हूँ, मैं जो है करंट अफेयर्स पे काम करना चाहता हूँ। फिर इसके क्वेश्चंस फर्दर कैसे बनते हैं? इनके क्वेश्चंस बनते हैं क्लोज क्वेश्चंस एंड ओपन क्वेश्चंस। दोबारा ध्यान रखिए, कितने क्वेश्चंस बनेंगे? क्लोज क्वेश्चंस एंड ओपन क्वेश्चंस। क्लोज क्वेश्चंस, ओपन क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है? क्लोज क्वेश्चंस का मतलब होता है योर आंसर इज गोइंग टू बी रिस्ट्रिक्टेड विथ येस एंड नो, और एक लाइन से। क्लियर? छोटा सा येस और नो और येस हो गया इसमें। लेकिन ओपन क्वेश्चंस का मतलब होता है यू आर एक्सपेक्टेड टू क्लैरिफाई द आंसर। तो ये जितने भी हमने शॉर्ट टेक्निक सीखी है भी, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ जो भी हैं आपके पास, स्ट्रेंथ है और वीकनेस है। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ? तो आपने कहा सर आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई कैन वर्क इन प्रेशर। ओके, दैट इज़ ओके। अब मैं आपसे कहूँगा इसमें, कैन यू गिव मी 2 एग्जाम्पल्स इन द रीसेंट पास्ट विच शोज दैट यू आर कॉन्फिडेंट? तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? यू विल हैव टू डिस्क्राइब इट। अगर मान लिया तो कौन सा क्वेश्चन हुआ? क्लोज। डिस्क्राइब कौन सा हुआ? ओपन। तो आपके क्वेश्चंस के नेचर फर्दर इस पर बन जाते हैं। फर्दर 2-3 क्वेश्चंस और भी डील कर लेते हैं। ओपन क्वेश्चंस, क्लोज क्वेश्चंस क्लियर है भी? अब एक और क्वेश्चंस का राउंड है जिसको हम कहते हैं मल्टीपल क्वेश्चंस राउंड, या इसको रैपिड फायर भी क्वेश्चंस कहते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टीपल क्वेश्चंस राउंड एंड रैपिड फायर क्वेश्चंस? रैपिड फायर क्यों होता है? रैपिड फायर इसलिए होता है, मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स वांट टू डिस्प्ले दैट दे आर वेरी अलर्ट, बट when more than 1 or 2 questions are asked, they forget what was the question in the earlier past. तो आपका अलर्टनेस को चेक करने के लिए आपको रैपिड फायर जैसे या मल्टीपल राउंड्स में रखा जाता है। बट हेयर इज़ वन क्लू, रैपिड फायर के क्वेश्चन जनरली जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे कि टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स, हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव, व्हाट आर द गुड क्वालिटीज़ यू लाइक इन योर फ्रेंड्स, व्हाट दे लाइक इन यू, एंड हाउ यू स्पेंड योर टाइम विथ योर फ्रेंड्स। क्लियर? तो सारे क्वेश्चंस का डोमेन कौन सा है? फ्रेंड्स पर है। उसी से क्वेश्चंस एसोसिएटेड है और उसी के ऊपर आपको बात करनी है। ध्यान रखना है, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट कर लीजिए, और आगे पीछे अगर हो जाता है तो कोई बड़ी सीरियस की बात नहीं। लास्ट वाला क्वेश्चन आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, लेकिन डोमेन लगभग एक रहेगा। मल्टीपल क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू जज द अलर्टनेस ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, कि आप अलर्ट है कि नहीं। क्यों भाई? ये जनरली कब किया जाता है कि मान लेते हैं कोई स्टूडेंट ऐसा लग रहा है कि सब याद करके रट कर आया हुआ, अब इसको पता नहीं है क्या पूछूंगा मैं। मान लीजिए आपको सब ये फ्रेंड्स भी पता है, तो मैंने पूछा इसमें हाउ मेनी गर्ल फ्रेंड्स डू यू हैव, इफ़ यू हैव देन हाउ यू स्पेंड टाइम विथ यू, इफ़ शी किक्ड यू देन व्हाट वुड बी द ऑप्शन ऑफ इट। अब आपने सोचा भी है कभी? अब चुप हो गए। आपको लगता है कि मैं स्मार्ट हूँ और पेरेंट्स पढ़ के जाऊँगा, फ्रेंड्स पढ़ के जाऊँगा, और आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे ही ज़्यादा बुद्धिमान है। वो आपको हर जगह पर ब्रेक करेगा जो आपके दिमाग में चल रहा है। तो प्लीज़ डू नॉट डिसाइड एनीथिंग अर्लियर। मान के चलिए जो भी होगा देखेंगे इसको, क्योंकि मैं अब सिचुएशन पर अपने डिसीजन ले सकता हूँ। और जो भी वहाँ पर रुक जाएगा और आंसर देने की फ्लुएंसी रुक जाएगी, इसका मतलब वो आर्टिफिशियल ट्रेट, पहले जो बता रहा था वो उसका रीज़नेबल आंसर नहीं था, वो सोच समझकर कैलकुलेटेड आंसर्स था। और यहाँ पर जो आंसर्स दे रहा है वो आंसर उतना नहीं है इफेक्टिव जो कि होना चाहिए था। तो अपने आप को मल्टीपल राउंड्स के लिए तैयार नहीं करना है, सिर्फ ये पता करना है कि रीज़न एक है, हमारे पास एक सीक्वेंस से क्वेश्चंस बन रहे हैं। लास्ट हम क्वेश्चंस एक ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस?
इमेजिनरी क्वेश्चंस को हम हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी कहते हैं और जनरली हम इसको कहते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, SRT बेस्ड क्वेश्चंस। ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और इन क्वेश्चंस में आपके डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज़ कंपोनेंट को चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है? यानी कि अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, सपोज यू कुडंट मेक योर सिलेक्शन दिस टाइम, व्हाट यू डू, अगर आपका सिलेक्शन अभी ना हो तो क्या करेंगे? तो ये सिचुएशन कैसा है? इमेजिनेटिव है ना, इमेजिनेटिव। मान लेते हैं आपसे कह दिया गया इसमें कि सपोज यू पास योर एग्जामिनेशन बट योर पेरेंट्स डिनाइड टू सी यू इन आर्म फोर्सेस और टू ज्वाइन, देन व्हाट यू डू? तो ये सिचुएशन ना ही आपका सिलेक्शन हुआ है, ना ही पेरेंट्स ने मना किया है, लेकिन एक्चुअली द क्वेश्चन कम इन दैट फॉर्म, तो क्या करेंगे? तो आपको डिसीजन लेना होगा। तो व्हाट इज़ द प्रोसेस इन विच यू आर टेकिंग द डिसीजन, इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। तो आपका डिसीजन मेकिंग चेक करने के लिए कौन सा क्वेश्चन होता है? SRT होते हैं। SRT इसको क्या कहते हैं? इमेजिनेटिव क्वेश्चंस होते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आपकी बेसिक क्वालिटीज़ को चेक करते हैं। क्लियर? तो आज हमने आपके पूरे इंटरव्यू सेशंस को समझ लिया, कर लिया, और कल हम लोग जो है आपके कॉम्पिटिशन्स को ऑर्गेनाइज़ करेंगे।